काव्या शादी करके जब अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी जिठानी नैना काफी पतली और स्लिम है। घर में आए मेहमान भी अब काव्या का मोटापा देखकर उससे मजाक करते हुए कहते हैं, अरे काव्या बहू, अपनी जेठानी से कुछ सीखो। देखो तुम्हारी जेठानी कितनी पतली और स्लिम है, वहीं दूसरी और तुम कितनी मोटी। वही तो, देखो ना बहन, जेठानी तो देवरानी की छोटी बहन लग रही है। अरे बस भी करो मेरी बहू का मजाक बनाना। अरे क्या हुआ अगर देवरानी जेठानी से मोटी है तो? हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो बस जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। क्यों बहनों? इस तरह से घर आए मेहमान काव्या के मोटापे को लेकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और ये सब कुछ देखकर काव्या अपनी जेठानी से जलने लगती है और मन ही मन खुद से कहती है, आज मेरी इस स्लिम जेठानी की वजह से घर में आई सभी मेहमान मेरे मोटापे का मजाक बना रहे हैं। पर कोई बात नहीं जेठानी जी, बहुत जल्द आप भी मेरी तरह मोटी होने वाली है, क्योंकि अब बिगड़ने वाला है आपका डाइट। इस तरह से काव्या के दिमाग में नैना का डाइट बिगाड़ने का खतरनाक प्लान बन जाता है। अब काव्या घर से मेहमानों की जाने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही सारे मेहमान घर से जाते हैं वैसे ही काव्या लग जाती है अपने मिशन पर। ऐसे ही एक दिन घर में सब पूरी सब्जी और तेल से बनी चीजें खा रहे होते हैं तो वहीं दूसरी ओर नैना सैलेड और कुछ उबली सब्जी खा रही थी। ये देखकर काव्या अपनी जेठानी से कहती है, अरे क्या जेठानी जी, आप ही ना हर समय ये घास फूस और उबली सब्जियां खाती रहती है। आज तो आप मेरे हाथ का बना खाना खाइए। इस तरह काव्या उसके खाने में तेल से बनी चीजें जैसे पूड़ी पापड़ आदि उसकी प्लेट में रख देती है। ये देखकर नैना काव्या से कहती है, अरे काव्या बस भी करो, मैं ये सब चीज नहीं खाती। मैं अपने डाइट का पूरा ख्याल रखती हूँ और यही वजह है कि मेरी उम्र 30 की होने के बाद भी मैं अभी तक 20 की ही नजर आती हूँ और मेरा फिगर इतना अच्छा है। अरे कोई बात नहीं नैना बहू, आज पहली बार काव्या बहू ने इतने प्यार से तुझे खाने के लिए दिया है, मना मत कर, नहीं तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। अब खा लेना थोड़ा सा। पर माँ जी प्लीज दीदी, और वैसे भी दीदी जिस तरह से आप डाइट फॉलो कर रही है ना, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तेज हवा चले और आप। काव्या डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऊपर से जितनी पतली और स्लिम हूँ अंदर से उतनी ही स्ट्रॉन्ग। एंड मेरे इस फिगर को पतला नहीं, 0 साइज फिगर कहा जाता है। आज के लिए मेरा खाना हो चुका है, मैं चलती हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठकर वॉक पर भी तो जाना है। ओह, तो ये फल हरी सब्जी खाकर डाइट फॉलो करती है और मोटी ना हो इसलिए हमेशा मॉर्निंग वॉक जिम जाती है। पर कोई बात नहीं जेठानी जी, आप आपकी देवरानी आ गई है आपको मोटा करने के लिए। अब क्या था, अब काव्या को पता चल चुका था कि किस तरह से उसे अपनी जेठानी को अपनी तरह मोटा करना है। बस इसीलिए जब नैना वॉशरूम में फ्रेश हो रही होती है तो काव्या छुपके से नैना के कमरे में जाती है और नैना ने जो 4 बजे का अलार्म लगाया होता है उसे बंद कर देती है, जिस वजह से अगली सुबह नैना की आंखें नहीं खुल पाती और वो सुबह 7 बजे उठती है। जब नैना सुबह 7 बजे उठती है तो काव्या बहुत खुश हो जाती है और खुद से कहती है, जेठानी जी, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब तो जेठानी भी हो जाएगी देवरानी की जैसी मोटी। इस तरह से काव्या का पहला प्लान तो हो जाता है सक्सेसफुल, जिसके बाद काव्या अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाकर नैना के लिए ले जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, आज आप बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? कुछ नहीं, मैंने अलार्म लगा रखा था पर पता नहीं वो कैसे बजानी और इसी वजह से मेरा मॉर्निंग वॉक भी छूट गया। खैर अब मेरा जिम जाने का समय हो चुका है, मैं चलती हूँ। चली जाना, पर पहले चाय तो पी लो। नहीं काव्या, मैं चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए, या तो फिर एनर्जी ड्रिंक। ये कहकर नैना जिम जाने के लिए तैयार होने लगती है। इसके बाद काव्या नैना के ड्रिंक की बोतल का एनर्जी ड्रिंक बदल देती है और नैना के लिए ग्रीन टी में शक्कर मिलाकर ले आती है। जब नैना उसे पीती है तो काव्या से कहती है, काव्या तुमने मेरे ग्रीन टी में शक्कर मिलाई है क्या? हाँ दीदी, क्योंकि बिना शक्कर के तो चाय नहीं बनती ना, चाहे वो ग्रीन हो या ब्लैक। काव्या, शक्कर में फैट होता है और कभी भी ग्रीन टी में शक्कर नहीं मिलाई जाती। एनीवे, मैं जिम जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है।
काव्या आए दिन किसी न किसी तरह से नैना की डाइटिंग बिगाड़ती रहती। इसी तरह से एक दिन नैना और काव्या की सास कोमल का जन्मदिन होता है और काव्या अपनी सास का जन्मदिन मनाने के लिए अपनी सास के हाथों केक कटवाती है और जबरदस्ती नैना को खिलाते हुए कहती है, दीदी आप हमेशा अपना डाइट फॉलो करती रहती है, पर एक दिन केक खाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा मेरे हाथ से केक खा लीजिए ना। और वैसे भी आज तो मम्मी जी का जन्मदिन है, क्या आज आप मम्मी जी के जन्मदिन का केक भी नहीं खाएंगी? अरे पर काव्या, नैना बोल ही रही होती है कि काव्या जबरदस्ती उसके मुंह में केक ठूंस देती है और रात को भी खाने के टेबल पर उसकी सलाद की जगह पर घी में लिपटे आलू के पराठे उसे खिलाती है और इस तरह से नैना का डाइट बिगड़ता ही जाता है, जिस वजह से अब नैना भी काव्या की तरह थोड़ी सी मोटी होती जाती है। अपनी जेठानी को मोटा होता देख काव्या बहुत खुश होती है और मन ही मन कहती है, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई, अब मेरी प्यारी जेठानी जी मेरी तरह मोटी हो रही है। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और ना ही जेठानी जी की तारीफ करेगा, क्योंकि अब जेठानी जी और देवरानी दोनों एक जैसी हो चुकी है। अगर दोनों एक जैसे ही है तो कौन किसकी तारीफ करेगा और कौन किसकी बेइज्जती। जहाँ काव्या अपनी जेठानी को मोटा होता देख मन ही मन खुश हो रही होती है, वहीं दूसरी ओर नैना खुद का मोटापा देखकर परेशान होने लगती है। वो पहले से भी ज्यादा डाइट फॉलो करने लगती है। अब वो शाम को भी वॉक पर जाती, योगा करती। नैना हर वो चीज़ ट्राई करती जिससे वो जल्द से जल्द पतली हो सके और नैना की ये मेहनत रंग भी लाती है। बहुत जल्द एक बार फिर से नैना पहले की तरह पतली हो जाती है। ये देखकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या, जेठानी जी तो पहले की तरह फिर से स्लिम हो गई। आखिर इस बार इनकी फिटनेस का राज क्या है? हाय, मेरी तो सारी मेहनत ही बेकार गई। कोई बात ना जेठानी जी, मैं पहले से दुगनी मेहनत करूंगी और आपको पहले की तरह और मोटा बनाऊंगी। एक बार फिर से काव्या अपनी जेठानी को स्लिम देखकर अपनी जेठानी से जलने लगती है। अब काव्या एक बार फिर से अपनी जेठानी का डाइट और उसकी फिटनेस को बिगाड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर उसकी जेठानी अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से देवरानी की हर कोशिश को नाकामयाब बना देती है। रूबी बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था और उसकी अच्छी परवरिश के लिए ही उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। लेकिन रूबी की सौतेली माँ और सौतेली बहन उसे कभी सगा नहीं समझते और हमेशा उसके साथ सौतेला जैसा ही व्यवहार करते। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं और रूबी के पिता जगदीप रूबी के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता लाते हैं। रूपाली, हमारी बेटी रूबी के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़के का नाम है अमन। क्या कहा? बड़े घर का रिश्ता आया है और आप उस लड़के की शादी इस मनहूस रूबी से करवा रहे हैं? अरे हमारी बेटी मर गई है क्या? रूपाली, रूबी मेरी बड़ी बेटी है, ये मत भूलो। और जैसे मैं रूबी को प्यार करता हूँ वैसे ही मैं काव्या से भी प्यार करता हूँ। मैं दोनों का भला ही सोचूंगा ना। ये कहकर जगदीप वहाँ से चला जाता है। बहुत जल्द अमन अपनी माँ आस्था के साथ रूबी के घर आता है और आस्था के दो बेटे अमन और अमर को देख रूपाली के दिमाग में एक प्लान आता है। वो लगे हाथ अपनी छोटी बेटी का रिश्ता भी तय कर देती है। बहुत जल्द दोनों सौतेली बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। शादी होने के बाद रूबी अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, इसलिए उसकी सास आस्था का लगाव रूबी से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, रूबी बेटा, ये क्या कभी थकती नहीं क्या? जब देखो तब काम करती रहती है। माँ जी, भला अपने घर के कामों से भी कोई थकता है क्या? तुम दोनों बहनें एक ही घर में पली बढ़ी, फिर भी कितना फर्क है दोनों बहनों में। जहाँ तू इतनी संस्कारी है वहीं तेरी छोटी बहन काव्या एक नंबर की कामचोर। हो ना हो अभी भी वो कमरे में घोड़े बेच कर सो रही होगी या फिर टीवी देख रही होगी। माँ जी, घर में सबसे छोटी है ना, इसलिए शुरू से ही सबकी लाडली रही है। और देखिए ना, ससुराल में भी छोटी ही तो है। खूब अच्छे से जानती हूँ मैं बहू तेरी उस नौटंकी बहन को। तू ना हमेशा अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है।
हर बार की तरह इस बार भी निकम्मी कहीं की अपने कमरे में सो रही होगी या टीवी देख रही होगी। वैसे शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे ही तो तेरी बहन की आँख खुलती है और फिर कहती है मेरी चाय कहाँ रह गई? शाम के 4 बज चुके हैं। काव्या की आवाज सुनकर आस्था अपनी बड़ी बहू रूबी से कहती है, सुन लिया बहू अपनी बहन की मीठी मधुरी आवाज। काव्या की आवाज़ सुनकर रूबी काव्या की चाय उसके कमरे में लेकर जाती है, लेकिन चाय में चीनी कम होती है तो काव्या उस चाय को रूबी के हाथों पर ही फेंक देती है, जिससे रूबी का हाथ जल जाता है। तूने अपने इन्हीं मनोस हाथों से मेरे लिए ये गंदी चाय बनाई थी ना, इसलिए मैंने तेरे इन मनोस हाथों को ही जला दिया। अब से तो जब भी मेरे लिए चाय बनाएगी ना तो सोच समझ कर बनाएगी। बेचारी रूबी, इतना सब कुछ होने के बाद भी काव्या को पलटकर जवाब नहीं। लेकिन रूबी की आवाज़ सुनकर आस्था भागती हुई कमरे में आती है, जहां वो देखती है कि काव्या ने रूबी का हाथ जला दिया है। ये देखकर आस्था काव्या को खरी खोटी सुनाने लगती है, लेकिन इसी बीच रूबी को चक्कर आ जाता है। वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। रूबी की ऐसी हालत देख आस्था बहुत डर जाती है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के आने के बाद आस्था और काव्या को पता चलता है कि रूबी गर्भवती है। आस्था तो खुशी से फूले नहीं समाती, लेकिन काव्या, वो तो अंदर ही अंदर रूबी की खुशियों से जलने लगती है। सही कहती है माँ, ये मेरी खुशियों को खाने के लिए ही बैठी है, तभी तो मुझसे पहले ये गर्भवती हो गई। पहले से माँ जी की इतनी चहेती है, अब तो माँ जी इसे पलकों पर बिठा कर रखेंगी और घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। जहां रूबी के गर्भवती होने की बात सुनकर सभी घरवाले खुशियां मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर काव्या अपनी बहन से ही जल रही थी। वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। तब रूपाली काव्या से कहती है, अरे मेरी लोमड़ी बेटी, मैं तुझे ऐसे ही लोमड़ी थोड़ी ना बुलाती हूँ। तेरा दिमाग भी लोमड़ी की तरह तेज तर्रार है। चला अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। माँ, मैंने आपको फ़ोन मेरी मदद करने के लिए किया है, ना कि आपके ताने सुनने के लिए। प्लीज़ मेरा मजाक बाद में बनाना। फिलहाल ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी सास रूबी से नफरत करने लगे और मुझसे प्यार। अरे जब वो कल मुही रूबी गर्भवती हो सकती है तो तू क्यों नहीं? तू हो जा गर्भवती और मौका देखकर उस रूबी के बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना। जब तू इस घर के वारिस को जन्म देगी तो तेरी सास तुझे पलकों पर बिठा कर रखेगी और उस रूबी को उसकी औकात दिखाएगी। काव्या अपनी माँ की बातों में आ जाती है और बहुत जल्द पता चलता है कि अब काव्या भी माँ बनने वाली है। जब ये बात घर में सबको पता चलती है तो मानो आस्था की खुशियों को पंख लग जाते हैं। अब आस्था अपनी दोनों ही बहुओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखती, साथ ही रूबी अपने से ज्यादा ख्याल काव्या का रखती। पर काव्या हर समय इसी फिराक में रहती कि किस तरह वो अपनी ही बहन के बच्चे को खत्म कर सके। ऐसे ही एक दिन काव्या सीढ़ियों पर तेल गिरा देती है और जब रूबी सीढ़ियों से उतरने वाली होती है तभी आस्था रूबी को आवाज लगाती है, रूबी बहू, ओ रूबी बहू कहाँ चली गई? मेरे कमरे में आना। जी माँ जी, अभी आई। इस तरह से रूबी अपनी सास के कमरे में चली जाती है। आस्था अपना फोन रूबी को देते हुए कहती है, बहू तो कहाँ रह जाती है? कब से तेरे पिताजी तुझे फोन कर रहे हैं, तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ले बात कर ले अपने पिताजी से। रूबी अपने पिताजी से बात करने लगती है और बात करते करते इतनी खुश हो जाती है कि जोर से चिल्ला पड़ती है। रूबी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर काव्या खुश होती हुई नीचे आती है और भूल जाती है कि सीढ़ियों पर तेल उसी ने गिराया था। उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है, जिसमें उसको और उसके बच्चे को काफ़ी चोट पहुंचती है। कुछ देर बाद जब काव्या को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो सबको पता चलता है कि काव्या का मिसकैरेज हो चुका है और वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये बात जब काव्या को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोती हुई अपनी सौतेली बहन से कहती है, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। रूबी, वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में अक्सर इंसान खुद ही गिर जाता है। मैंने तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश की, इसलिए भगवान ने मुझसे मेरी संतान छीन ली, मुझे ही बांझ बना दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं आप सबको सच बता रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। काव्या,
माना कि मैं तेरी सौतेली बहन हूँ, पर मैंने तुझे अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार किया। मुझे ये तो पता था कि तू और माँ मुझे प्यार नहीं करते, पर मैं ये नहीं जानती थी कि तू मेरे बच्चे को मारने की भी कोशिश कर सकती है। तो सही कह रही है रूबी, मैं एक पापन हूँ और उसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। काव्या, तुझे आज पश्चाताप की आग में जलता हुआ देखकर मुझे खुशी हो रही है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर उससे कई ज़्यादा दुख इस बात का है कि अपनी गलती की वजह से तूने अपनी संतान खो दी। काव्या को पश्चाताप की आग में जलता देखकर रूबी अपनी सौतेली बहन को माफ़ कर देती है और रूबी के कहने पर आस्था भी काव्या को माफ़ कर देती है। कुछ दिनों में काव्या घर आ जाती है, पर इस बार जब वो हॉस्पिटल से घर आती है तो उसका मन बिल्कुल साफ होता है और वो अपनी सौतेली बहन जो कि गर्भवती है उसकी खूब देखभाल करती है और बहुत जल्द रूबी प्यारे से बेटे को जन्म देती है।